प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहले प्रश्न में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला खालिस्तान है। सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस खालिस्तान में क्या आएगा? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। आगे है खालिस्तान नंबर 2। नील हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों, नील हरित शैवाल जो होते हैं वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ख खालिस्तान है उसमें क्या आएगा? नाइट्रोजन। आगे है एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। आगे है चौथा, हेजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो हेजा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। तो पहले खालिस्तान में सूक्ष्मदर्शी आएगा, दूसरे में नाइट्रोजन, तीसरे में ईस्ट और चौथे में घरेलू मक्खी। आगे चलते हैं नेक्स्ट में है सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला है ईस्ट का उत्पादन निम्न के उत्पादन में होता है: चीनी, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है किसके उत्पादन में होता है? एल्कोहल के उत्पादन में। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एल्कोहल नहीं है, ईस्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक है मादा एनाफ्लिज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मादा एनाफ्लिज जो है वो मलेरिया का वाहक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख मुख्य कारक क्या है? चींटी है, घरेलू मक्खी है, ड्रैगन मक्खी है, मकड़ी है। तो संचरणीय रोगों का मुख्य कारक जो है वो प्यारे बच्चों होता है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है वो इधर उधर बैठती रहती है और अपने टांगों से जो सूक्ष्म जीव है उनको चिपका करके इधर उधर छोड़ती रहती है, जिससे रोग फैलते रहते हैं। आगे ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? उष्णता है, पीसना है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि है, मांडने के कारण। तो प्यारे बच्चों, ब्रेड तथा इडली फूल जाती है वो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि है। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण से वो शोषण करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण से इडली और ब्रेड फूल जाते हैं। आगे है चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो प्यारे बच्चों, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं किण्वन क्रिया। आगे है कॉलम 1 के जीवों का कॉलम 2 के में दिए गए उनके कार्य से मिलान कीजिए। तो आपको इनमें से सही मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए आप देखो, राइजोबियम का आपको पता है तो यहाँ से शुरू कर लो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस का पता है, दही का जमना हो जाएगा। तो ईस्ट का आपको पता है, ब्रेड की बैंकिंग में होता है। और मलेरिया जो रोग है वो एक प्रोटोजोआ है। और जीवाणु बच गया, वो क्या है? हेजा का कारक है। और इस जीवाणु का नाम भी हम बता सकते हैं, क्या होता है? विब्रियो कोलेरी। तो इस तरीके से आपको सही मिलान करना है। आगे देखो, एक विषाणु जो है वो एड्स का कारक है, तो ये तो अपने आप में ही सही है। तो इस तरीके से हमें इसका सही मिलान कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? चौथा प्रश्न है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते? नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते? सूक्ष्मदर्शी बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, शैवाल और प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग आपको याद रखना है, कौन कौन से? बैक्टीरिया, कवक या फंजाई, शैवाल और प्रोटोजोआ। इसके बाद में वायुमंडल
मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम है राइजोबियम और नीलहरित शैवाल। तो याद रखोगे राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं? फलीदार पौधों की जड़ों के गांठों में। तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आगे, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो पहला है लैक्टोबैसिलस, एक ऐसा सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में उपयोगी। अगर आपसे पूछा जाए दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है, तो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव। इसके बाद में ईस्ट, एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है ब्रेड एवं केक बनाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो वो ईस्ट है। ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। तो अल्कोहल बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का। आगे है नेक्स्ट, राइजोबियम नामक जीवाणु भी फायदा पहुंचाते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो ये भी लाभ है। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ देखो, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। आगे पेनिसिलिन नामक फफूंद से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है। तो ये सभी सूक्ष्म जीवों के लाभ हैं। आगे हैं पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। इसके बाद में प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाता है, जिससे पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन टीका बनाया जाता है। तो ऊपर जो दिए गए थे वो सूक्ष्म जीवों के लाभ दिए गए थे, तो उसमें से आप लिख सकते हो। आगे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ कौन सी हैं? तो सूक्ष्म जीव से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये हानि है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, तो ये भी हानि है। संक्रमण होने पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य जीवों में भी रोग पैदा करते हैं, ये भी हानि है। मादा एनाफिलीज और एडीज मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लेज्मोडियम डेंगू के वायरस का वाहक है। इन जीवों से मलेरिया और डेंगू हो जाता है, तो ये भी हानिकारक हो गया। एंथ्रेक्स मनुष्य मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो यहाँ पर ये सूक्ष्म जीवों की हानियाँ हैं। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आती है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन की विषाक्त बना देते हैं। तो ये सारे हानियाँ हैं। अगर आपको कहा जाए सूक्ष्म जीवों की हानियाँ लिखो, तो ये आप ये लिख सकते हो। आगे है प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, उनको कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयां उतनी असरदार नहीं हो सकती। या ऐसे भी कह सकते हैं प्रतिजैविक दवाइयाँ वे दवाइयाँ हैं जो एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है और दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देती है या उनके लिए हानिकारक होती है। एंटीबायोटिक कहलाती है, जैसे पेनिसिलिनियम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरासाइक्लिन है, ये जो है टेरामाइसिन, सॉरी। तो ये प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। आगे सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा जाता है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। इसके बाद में है विषाणु वायरस क्या होते हैं? तो विषाणु वायरस क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइए। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये इतने सूक्ष्म जीव से भिन्न है क्योंकि ये परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करती सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग हैं जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खांसी आदि। तो प्यारे बच्चों, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं,
लेकिन ये किसी जीव के शरीर से बाहर होते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे मृत, और किसी शरीर के अंदर चले जाते हैं तो गुणन करने लगते हैं। जैसे आजकल ये कोरोना जो चला हुआ है, ये भी वायरस से होने वाला रोग है। इसके बाद में मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक हो, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारी दही, ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता था। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि कर देते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव के लाभ हैं। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम तो हमने लाभ में पढ़ा था, कौन सा जीवाणु होता है? वो लैक्टोबैसिलस होता है। ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जिसी के कारण से तो ब्रेड और इडली फूलते हैं। आगे है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रस में अल्कोहल से शराब बनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, वो किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया क्या है? किण्वन क्रिया एक प्रक्रिया जिसमें फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें ईस्ट निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद में एंटीबायोटिक क्या है? तो ऐसी औषधियाँ जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। जीवाणुओं और कवकों से उत्पादित होने वाली औषधियों के नाम लिखिए। तो जीवाणुओं और कवकों से प्राप्त होने वाली औषधियों को एंटीबायोटिक कहा जाता है। वो है पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आदि। पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की? तो प्यारे बच्चों, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। आगे, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, इसका कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों, शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। तो सूक्ष्म जीव के अंदर शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, अक्से आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। तो आगे, संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। सूक्ष्म जीव का फैलने वाला रोग जो संक्रमित वायु, जल एवं भोजन कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी आदि। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक का नाम लिखिए। तो राइजोबियम, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं। आगे है प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है? तो मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, इससे उर्वरता में वृद्धि होती है। कुछ सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार उपयोगी हैं? पर्यावरण में सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में सड़े गले पदार्थों, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्म जीव मृत अपशिष्टों का अपघटन कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों और जंतुओं दुर्गंधयुक्त पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो आपको पता है 78% नाइट्रोजन है। संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है? तो संचरणीय रोगों का मुख्य कारक घरेलू मक्खी होती है। मलेरिया रोग का वाहक का नाम बताओ। तो मादा एनोफ्लिज मच्छर मलेरिया रोग के वाहक का नाम है। ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि है। आगे है, डेंगू के वायरस के वाहक का नाम तो क्या होता है? मादा एडीज मच्छर होता है। मच्छर फैलाने से रोकने के 3 उपाय सुझाएं। मच्छर फैलने से रोकने के, तो पहला है, मच्छर फैलने से रोकने के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। हमें पानी को कभी कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि पानी पे पनपते हैं ये मच्छर। इकट्ठा हुआ पानी में मिट्टी या तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे वो मर जाते हैं। अपने आसपास के जगहों को साफ रखना चाहिए। आगे है, टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। तो टाइफाइड रोग, इससे रोग का संचरण जल के द्वारा होता है। हैजा रोग के संचरण का तरीका लिखिए। तो इस रोग का संचरण जल या भोजन द्वारा होता है। इसके बाद में परिरक्षक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो नमक और खाद्य जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, इन्हें परिरक्षक कहते हैं। जैसे मछली को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, जो मछलियों को बेचते हैं वो नमक के अंदर रखते हैं, तो नमक उसको खराब होने से बचाता है, वो परिरक्षक का काम करता है। आगे है, पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, तो फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। तो पाश्चरीकरण क्या है? दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दो, 15 से 30 सेकंड के लिए एकदम से ठंडा कर दो और उसे पाश्चरीकरण कहते हैं। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है? तो प्यारे बच्चों,
ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, उनके आकार को रोक देती है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाएं डॉक्टर की सलाह पर लें, इनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। सूक्ष्म जीव कैसे कहते हैं, तो ये दोबारा से वही प्रश्न आ गए हैं प्यारे बच्चों। तो जो आज हमने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।